स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का भूगोल और हम की इस सीरीज में। जी हाँ, यह सीरीज शुरू की गई थी भूगोल के विषय में, पर्यावरण पारिस्थितिकी के विषय में और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों को समाहित करने वाली यह सीरीज शुरू की गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज पर्सनली मुझे आया कि सर आपने वो जो सीरीज शुरू की थी, आपने उस सीरीज को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया। माफी चाहता हूँ, समय का अभाव और बहुत सारी व्यस्तता के कारण मैं इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। क्योंकि यह सीरीज ना केवल यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की परीक्षा को ध्यान में रखकर है, बल्कि यह सीरीज उन सभी आम जनमानस के लिए है, उन सभी लोगों, जागरूक लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि आखिर इस पृथ्वी पर क्या घटित हो रहा है। खैर, मेरा नाम है अमित तोमर और आप लोग देख रहे हैं भूगोल और हम। आज के इस सीरीज के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करता हूं। आप लोग गांव में, चौपाल में या शहरों में जब घर में बैठे होते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे होते हैं, दादा के साथ, परदादा के साथ या नानी के साथ, नाना के साथ, चाचा के साथ, तो कई बार पीढ़ियों की बात होती है। जी हाँ, कि फलाना उस पीढ़ी का है, वो पीढ़ी बहुत शक्तिशाली थी, या वो पीढ़ी बहुत अमीर थी, या वो पीढ़ी बहुत जो है मेहनती थी। ऐसे करके हम लोग इन जनरेशन का कैटेगराइजेशन या इतिहास पढ़ते हैं, जिसे हमें अपने पूर्वजों के इतिहास का पता चलता है। जी हाँ, लेकिन भूगोल में या कहें पर्यावरण पारिस्थितिकी या आपदा प्रबंधन विषय में एक नई चीज हम लोगों को दिखाई दे रही है। जी हाँ, यह है जनरेशन मीनिंग, यानी कहा जाए पीढ़ी का क्या आशय है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इसके साथ ही हर नई पीढ़ी अपने समय की पहचान बनाती जा रही है। और यह पहचान अभी से नहीं, बल्कि मानव के उद्भव से आज तक हम लोगों को दिखाई देती है। इसी पहचान के अंतर्गत एक शब्द बहुत चर्चा में आया जिसका नाम है जनरेशन बीटा। जी हां, यह पीढ़ी बीटा है क्या? यह जनरेशन बीटा इसी बदलते दौर की अगली कड़ी है। जनरेशन बीटा वर्ष 2025 से लेकर 2039 यानी 2039 के बीच इस पृथ्वी पर जितने भी बच्चे जन्म लेंगे, उन बच्चों को जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा या इस कैटेगरी में रखा जाएगा। यह नाम पिछली पीढ़ियों के नामकरण की परंपरा के आधार पर दिया गया है, जो कि पूर्व में जनरेशन अल्फा, जो कि वर्ष 2010 से लेकर 2024 के बीच जन्मे बच्चों को एक जनरेशन के नाम के आधार पर उन्हें जनरेशन अल्फा का नाम दिया गया। बीटा शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर तकनीकी उद्योग में परीक्षण के चरण के लिए किया जाता है। जी हां, जो इस पीढ़ी की शुरुआत और उनके भविष्य की संभावनाओं को दर्शाएगा। यानी कहा जाए 2025 से 2039 के बीच में जन्म लेने वाले इस पृथ्वी पर जितने भी बच्चे होंगे, इन बच्चों को उनके भविष्य की संभावनाओं को दर्शाने वाला यह जनरेशन नेम होगा, यानी पीढ़ी का नाम होगा। अब बात यह आती है कि सर ये पीढ़ियों को नाम देने की परंपरा की शुरुआत कब से हुई? क्या पीढ़ियों का नाम देना किसी कारणवश है? पीढ़ियों के नाम देने की परंपरा की शुरुआत हुई वर्ष 2020वीं शताब्दी से। जी हां, यानी कहा जाए 20वीं सदी से पीढ़ियों के नाम देने की इस परंपरा की शुरुआत हुई, जिसमें यह परंपरा उस समय के लेकर आज के समय तक के जो समाज शास्त्री हैं, जो इतिहासकार हैं और जो मीडिया है, इनके द्वारा विकसित किया गया। जी हां, इनके द्वारा विकसित किया गया, ताकि एक समय विशेष में जन्म लेने वाले लोगों के अनुभवों, उनकी संस्कृतियों और आदतों को समझा जा सके।
यानी हर पीढ़ी की अपनी एक अनुभव होगा, उसका एक अपना एक कहा जाए कि वेटेज होगा, उसका अपना एक कल्चर होगा, हम उनकी आदतों को समझ सकें, इसलिए यह एक परंपरा 20वीं सदी में शुरू की गई। हर पीढ़ी का नाम उस समय के मुख्य बदलावों या तकनीकी प्रगति और सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता है, चाहे वह 2010 से लेके 2024 की जनरेशन अल्फा हो या फिर वर्ष 1901 से लेकर 1927 के बीच जन्मी ग्रेटेस्ट जनरेशन हो। पीढ़ियों का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक बदलावों ने मानवता को आकार दिया है। यानी पीढ़ियों को नाम देने की परंपरा हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे समय और तकनीकी का प्रभाव लोगों की सोच, उनकी संस्कृति, जी हां, लोगों की सोच और उनकी संस्कृति के बारे में, हमें उनकी जीवन शैली के बारे में क्या उन पर प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में बताता है। हर 15 से 20 साल के मध्य में या इस साल के अंतराल में इस पीढ़ी का नाम दिया जाता है, या कहा जाए कि नाम बदलने का, पीढ़ी के नाम बदलने का चलन समाज के विकास और बदलाव की कहानी बयां करता है। यह परंपरा न केवल इतिहास को समझने का तरीका है, बल्कि भविष्य की तैयारी का एक माध्यम है। सबसे महान पीढ़ी के रूप में, या कहें वर्ष 1901 से लेकर वर्ष 1927 में पहली बार जब पीढ़ी का नामकरण किया गया, तो इस पीढ़ी को नाम दिया गया ग्रेटेस्ट जनरेशन। ऐसा क्यों? कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़े हुए यह छोटे जन्मे बच्चे, जब यह बड़े हुए और उस युद्ध में हिस्सा लिया, उनको लेकर इस पीढ़ी के लोगों को यह नाम, उस समय अमेरिका के जो पत्रकार थे टॉम ब्रोकॉव, उन्होंने पहली बार यह नाम दिया था। जी हां, यानी ग्रेटेस्ट जनरेशन नाम पहली बार जो नाम दिया गया, इस नाम के द्वारा उन्होंने इस पीढ़ी की देशभक्ति, त्याग और मुश्किलों का सामना करने की क्षमता को सम्मानित किया। और इसी प्रकार हर 15 से 20 साल में नई पीढ़ियों का नाम रखा जाने लगा, क्योंकि समय और समाज में बदलाव हो रहे थे बड़े स्तर पर। वर्ष 1928 से 1945 तक के मध्य जन्म लेने वाले जो बच्चे थे, इस पीढ़ी को नाम दिया गया साइलेंट जनरेशन। यह पीढ़ी युद्ध और आर्थिक संकट के बीच बड़ी हुई। क्यों? क्योंकि विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, और उस विश्व युद्ध की भरपाई नई पीढ़ियों को या उस समय जन्म लेने वाले बच्चों को करना पड़ा। 1946 से लेकर 1964 के बीच जन्मी जो पीढ़ियां हैं, जी हां, याद रखिएगा एक एक चीज, इन जनरेशन को नाम दिया गया बेबी बूमर्स। क्या नाम दिया गया? बेबी बूमर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन बच्चों ने जन्म लिया वर्ष 1946 से वर्ष 1964 के बीच, जो ये नई पीढ़ी आई, इन्होंने अपने समय में आर्थिक उत्थान और औद्योगिकीकरण के दौर को देखा, इसलिए इनको नाम दिया गया बेबी बूमर्स। 1965 से 1979 के बीच जन्म लेने वाली जो पीढ़ी थी, जो बच्चे थे, उस जनरेशन को नाम दिया गया जनरेशन एक्स। यह पीढ़ी ऐसी पीढ़ी थी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तकनीकी विकास के शुरुआती दौर से गुजर रही थी। इसी प्रकार वर्ष 1980 से लेकर 1994 के मध्य जन्मी पीढ़ी, इसे नाम दिया गया मिलेनियल्स। यह नाम इसलिए इन्हें दिया गया मिलेनियल्स क्योंकि यह पीढ़ी डिजिटल युग की शुरुआती उपयोगकर्ता बनी थी। इसी प्रकार से 1995 से वर्ष 1909 के बीच जन्म लेने वाले जो बच्चे थे, जो पीढ़ी है, उनको नाम दिया गया जनरेशन जेड। यह नाम उनको इसलिए दिया गया क्योंकि यह वह पीढ़ी थी जो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के साथ पली बढ़ी थी। आज आप लोग अपने समाज में इस पीढ़ी के लोगों को देखते भी हैं। ठीक ऐसे ही वर्ष 2010 से 2024 के बीच जन्म लेने वाली जो पीढ़ी थी, इसको नाम दिया गया जनरेशन अल्फा। यह वह पीढ़ी थी
जो पूरी तरह से डिजिटल युग में जन्म लेकर पली और बढ़ी है, इसीलिए इनको नाम जनरेशन अल्फा दिया गया है। खैर, अब चल रहा है वर्ष 2025, तो वर्ष 2025 से 2039 के बीच जन्म लेने वाले जो बच्चे होंगे, इन बच्चों की जो पीढ़ी है, इनको नाम दिया गया है जनरेशन बीटा। इनको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। हाल ही में आप लोगों ने जेंजी करके जो नाम सुना था, वो जनरेशन जेड से ही संबंधित था। तो जनरेशन बीटा इनको क्यों नाम दिया गया? ऐसा इसलिए इन्हें नाम दिया गया क्योंकि यह वो पीढ़ी होगी जो सभी परिवर्तन, यानी 1901 से लेकर और वर्ष 2024 तक जितने भी सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन हुए हैं, उन सभी परिवर्तनों का परिणाम होगी। यह पीढ़ी पहले से विकसित हो चुकी तकनीकी और सामाजिक परिदृश्यों के साथ नई दिशा में कदम बढ़ाएगी। अब दिमाग में आएगा कि सर, ये जनरेशन बीटा शब्द किसने दिया? यह जो जनरेशन बीटा शब्द है, यह शब्द दिया समाजशास्त्री मार्क मैकक्रिडल ने। जी हां, मैकक्रिडल ने यह नाम दिया है, उन्होंने प्रस्तुत किया। ये उनके अनुसार यह पीढ़ी तकनीकी के अत्यधिक प्रभाव और प्रगति के युग में पैदा होने वाली पीढ़ी होगी। यह पीढ़ी वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल की दुनिया, उस दुनिया में परिपक्व होने वाली, उस दौर में विकसित होने वाली ये नई पीढ़ी होगी। माना जा रहा है कि जनरेशन बीटा के लिए तकनीकी ना केवल उनकी जिंदगी का हिस्सा होगी, बल्कि यह उनके जीवन का मुख्य आधार भी बनेगी। जनरेशन बीटा बच्चों की ऐसी पीढ़ी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, रोबोटिक्स और अन्य उन्नत तकनीकी के बीच अपना जीवन प्रारंभ करने वाली पीढ़ी होगी। ये पूरी तरह से एक डिजिटल इकोसिस्टम में पलेंगे बढ़ेंगे, जहां मानव और मशीन के बीच की सीमाओं का अंतर कर पाना बहुत मुश्किल होगा, या कहा जाए यह सीमा बहुत धुंधली होगी। यह एक स्मार्ट शिक्षा का दौर भी होगा। शिक्षा का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा, जिसका परिणाम हम वर्ष 2021 के बाद से देख भी रहे हैं। आज हम लोग वर्चुअल शिक्षा को बड़े स्तर पर देख रहे हैं, जो कि प्रारंभ में एक प्रारंभिक शिक्षा की जगह ले रहा है। व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली इसका स्थान लेती जा रही है। जनरेशन बीटा की शिक्षा पूरी तरह से डिजिटल होगी। बच्चे वर्चुअल दुनिया में अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ पढ़ाई करेंगे। बच्चों के पास केवल किताबी ज्ञान नहीं होगा, बल्कि व्यवहारिक और तकनीकी कौशल सिखाए जाएंगे। इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की मदद से बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना मौजूद हों, वह शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों को केवल विज्ञान या कला या तकनीकी जैसे वर्गों में विभाजित नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये बच्चे विज्ञान भी पढ़ेंगे, कला भी पढ़ेंगे और तकनीकी के संयोजन से पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, अगर इन्हें इतिहास पढ़ना होगा, तो इतिहास पढ़ने के लिए वे उस समय के, जिस काल का इतिहास पढ़ रहे होंगे, उस समय की एक वर्चुअल दुनिया में अपने आप को ले जाएंगे, उस पुराने समय में ले जाएंगे, और यह काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके दैनिक जीवन का हिस्सा होगा, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो या व्यक्तिगत सहायक के रूप में क्यों ना हो। अब बात आती है कि सर, इसका मतलब यह पीढ़ी जो पिछली पीढ़ियों ने चुनौतियां झेली हैं, उन चुनौतियों से बिल्कुल मुक्त होगी। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस पीढ़ी के सामने कुछ नई चुनौतियां होंगी। ये जो जनरेशन बीटा है, इसे कई चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भविष्य में संभावना है कि इस पीढ़ी को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना पूर्व की पीढ़ियों की तुलना में अधिक करना पड़ेगा। यानी अब यह एक ऐसे दौर में पैदा हुई जनरेशन होगी जब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय समस्याएं पहले से कई अधिक और गंभीर रूप धारण कर चुकी होंगी।
इस दौर में प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो सकती है, यानी कि 2025 से 2039 के दौर में इस पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधनों की कमी से जूझना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, प्रदूषण के बढ़ रहे स्तर के कारण जल और वायु प्रदूषण जैसी भी समस्या इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। डिजिटल सुविधाओं की अधिकता कहीं ना कहीं इस नई पीढ़ी को शारीरिक गतिविधियों को कम करने में सहायक होगी, जिसकी वजह से इनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही प्रतिकूल या कहें बुरा असर हम लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि तकनीकी पर अत्यधिक निर्भरता बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। अब आप बताइए कि इस दौर में जन्मे बच्चों को हम वरदान कहें या अभिशाप कहें। अभिशाप इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि यह तकनीकी व्यवस्था एक तरीके से विकसित तकनीकी के दौर को तो दिखाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस नई पीढ़ी के आगे चुनौतियों को बहुत बड़े स्तर पर ले जाएगी। इन बच्चों पर माना जा रहा है कि इन बच्चों पर सोशल मीडिया का दबाव बहुत बड़ा होगा। उन्हें आभासी दुनिया में खुद को साबित करने की चिंता रहेगी, और इस तकनीकी विकास के दौर में आर्थिक असमानता भी अमीर और गरीब बच्चों के मध्य दिखाई देगी, जो इन वर्गों के बच्चों को तकनीकी साधनों तक पहुंच का अंतर हो सकती है। साथ ही हर बच्चे को समान शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराना उस समय की सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। तो ये जो जनरेशन बीटा आई है, शुरुआत जो ग्रेटेस्ट जनरेशन से हुई थी, उस 1901 के दौर से लेकर वर्ष 2039 के दौर तक की मैंने आप लोगों से बात की, जो कि भविष्य का दौर है। सोचने वाली बात यह है कि हम इन पीढ़ियों को, हम इन बच्चों को किस प्रकार पालें। भारत जैसे देश में यह और भी दुष्कर हो सकता है, क्योंकि भारत जैसे देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट का प्रयोग होता है। भारत जैसे देश में नई पीढ़ियों पर सोशल मीडिया का बढ़ रहा प्रभाव कहीं उनके भविष्य के लिए एक परेशानी ना बन जाए। तो इस प्रकार के और भी मुद्दों पर, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, भूगोल, आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर जो ये भूगोल और हम की सीरीज है, इस पर मैं अमित तोमर आप लोगों के साथ और भी चर्चा करूंगा आगे। तब तक ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।